हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस सीरीज़ में हमने लास्ट सेट जो था हमारा वो सेट था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इस सेट के अंदर जो हमारा सेट नंबर पी है, इसके अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के अंदर आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप इस पूरी सीरीज़ को, जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो है, जो कैंडिडेट्स टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, एसएससी जेई जिन्होंने भरा है फॉर्म, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी जो मेनली गैस है, जो मेन गैस थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटित हुई थी, तो वो गैस कौन सी है, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर जो गैस थी वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये यूज़ की जाती है एज अ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और कहाँ पर ये एक्चुअली जो घटना हुई थी, ये हुई थी कहाँ पर, ये हुई थी आपकी यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री के अंदर। यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री के अंदर ये घटना देखने को मिलती है। ठीक है, अब मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, तो इसके देखिए बहुत सारे एम्स होते हैं इसके, बट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपका स्टेबिलिटी लाना। स्टेबिलिटी लाना कहाँ पर, स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद द प्राइस स्टेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए कमेटी गठित की जाती है, और ये कमेटी गठित की जाती है आरबीआई के द्वारा। एक आरबीआई कमेटी गठित करता है जिसके अंदर 6 लोग होते हैं। इसके अंदर कितने लोग होते हैं, टोटल 6 लोग होते हैं। और इन 6 में से 3 जो होते हैं वो आरबीआई के मेंबर्स होंगे, और 3 जो होंगे, ये 3 लोग होंगे आरबीआई के मेंबर्स, और 3 होंगे यहाँ पर, 3 लोग होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। ठीक है, तो मतलब आधे सरकार के, आधे आरबीआई के लोग होंगे। तो यहाँ पर ये रहता है। और इसकी जो चेयरमैनशिप होती है, वो चेयरमैनशिप करते हैं कौन, वो करते हैं गवर्नर। जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो इसकी चेयरमैनशिप करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक 6 लोग हैं, तो कई बार ऐसे कंडीशन आ जाती है जब कोई भी चीज़ बिल या कोई भी डिस्कशन चल रहा है किसी चीज़ पर, तो उसमें अगर जो टाई कंडीशन आ जाए, मतलब कोई चीज़ चल रही है, सपोज कोई ए फैसला लेना है, तो इस ए फैसला लेने के लिए 3 वोट पक्ष में पड़ गए, ठीक है, और 3 वोट पड़ गए विपक्ष में, मतलब एक तरीके की टाई कंडीशन हो जाती है। तो टाई कंडीशन को ब्रेक करने के लिए जो टाई ब्रेकर का काम करते हैं वो करते हैं गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर के पास यहाँ पर इस कंडीशन में 6 लोग तो हैं, अभी इस 6 लोगों में गवर्नर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जब टाई ब्रेकर की कंडीशन आ जाती है, तो टाई ब्रेकर की कंडीशन में गवर्नर के पास एक एडिशनल वोट होता है, तो वो उस वोट का इस्तेमाल करते हुए जो टाई है उसको ब्रेक करता है। मतलब वो पक्ष में वोट दे देगा तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, अगर जो विपक्ष में दे देगा तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद द प्राइस स्टेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट है, ओके, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, हु इज द होगा। ठीक है, यहाँ पर द, हु इज द ऑथर ऑफ मृच्छकटिका। मृच्छकटिका जो पुस्तक है उसके जो राइटर है वो कौन है, ये पूछा गया है। तो इसे मृच्छकटिका को लिखा है शूद्रक ने। ठीक है, शूद्रक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और वारामिरहा जो है, इन्होंने लिखी है पंच सिद्धांता। पंच सिद्धांत नामक की पुस्तक है वो लिखी है ब्रह्मा हीरा ने। और विशाखदत्त, आपको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विशाखदत्त ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस और मृच्छकटिका में कंफ्यूज नहीं होना है। मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखदत्त ने, और मृच्छकटिका लिखी है शूद्रक ने। ठीक है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है किसके बेस पर लोकेटेड होता है,
बेसिकली ये होता है ब्रेन के पास में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पार्ट को बेसिकली जहाँ पर ये होता है ब्रेन के पास, और ब्रेन को क्या कहते हैं, एक मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। और ब्रेन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, देखिए जैसे नर्व्स होती हैं, क्रीमियल नर्व्स होती हैं, और जो बेसिकली कितने पार्ट्स में, 17 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं, ठीक है। और ब्रेन जो है बेसिकली एक तरीके का, जैसे ये आपका ब्रेन है, तो ब्रेन एक लेयर के साथ में कवर्ड रहता है, और उस लेयर को कहा जाता है मेनागिसिस। मेनागिसिस नाम से उसे जाना जाता है, जिस मतलब एक तरीके से आउटर शेल, जैसे नारियल होता है, नारियल के ऊपर का हिस्सा जो ठोस होता है उस, और अंदर जो आप जो नारियल खाते हैं, ईडेबल नारियल जो जैसे आप खाते हैं, तो वो वाला हिस्सा आपका ब्रेन हो गया। बट जो ऊपर का कवरिंग है वो होती है मेनिंजेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, एक होता है टर्म पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रिया, आपने ये वर्ड सुना होगा, इसे कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रिया को क्या कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड के रूप में कहा जाता है। और ये बेसिकली पेनक्रिया के अंदर क्या बनते हैं, इंसुलिन्स बनते हैं आपके, इंसुलिन हार्मोन बनते हैं, और इंसुलिन हार्मोन जो है आपके वो बनते हैं बीटा सेल से, ठीक है। अब बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल जो है वो ग्लूकोज जो आप कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और वापस अगर देखिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट हो गया एक बार में, बट वापस से अगर जो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में जब उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए जो एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा एनर्जी वो स्टोर होती है, वो आपकी कहाँ पर स्टोर होती है, लिवर पे स्टोर होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं ग्लूकोगोन, ग्लूकोगोन कहा जाता है, ठीक है। तो पेनक्रियास कहाँ पर होगी, पेनक्रियास एक मिक्स्ड आपका हार्मोन, सॉरी मिक्स ग्लैंड होता है, और जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन बनता है। और इंसुलिन हार्मोन जो बनेगा वो बनेगा बीटा सेल्स की हेल्प पे। ये कई बार पूछा गया है, बीटा सेल्स कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पेनक्रियास के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बीटा सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोजन जो है वापस से अगर जो ग्लूकोज में बन रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग है वो है ग्लूकोगॉन, ठीक है। चलिए फिर हम आगे अगर जो बात करें, तो एक होता है सोमैटिक स्टैटिन, ठीक है। एक वर्ड होता है सोमैटिक स्टैटिन। सोमैटिक स्टैटिन जो है ये आपका बना होता है अल्फा बीटा दोनों की सेल से। मतलब देखिए यहाँ पर क्या था, अल्फा सेल रिस्पॉन्सिबल था, बट यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर हम बात करें अगर जो किडनी की यहाँ पर, तो किडनी जो है, किडनी के अंदर देखिए ब्लड प्लाज्मा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसको फिल्टर कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। फिर जो लीवर है आपका, लीवर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और किडनी, देखिए किडनी के साथ में ना एक और चीज़ आ जाती है आपकी, किडनी यूरिन को फिल्ट्रेशन का काम करता है, यूरिन को फिल्टर करने का काम करता है किडनी, ठीक है, यूरिन। और यूरिन जैसे कि आप जानते हैं कि 95% जो है यूरिन के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। और इसी के अंदर 2.7% लगभग यूरिया की मात्रा आपको देखने को मिलती है। अब इसमें एक और चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, कि ये जो यूरिया है ये येलोइश कलर होता है, येलोइश इन कलर होता है। येलोइश कलर जो है ये बिकॉज ऑफ द सॉरी क्लोरोक्रोम की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। और कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा, किडनी में पथरी हो गई, मतलब जो स्टोन्स हो जाती हैं, ठीक है। तो जो स्टोन्स होती हैं किडनी के अंदर वो बनती हैं आपकी, क्योंकि पेनक्रियास के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और सॉरी हम बात कर रहे हैं स्टोन की, तो स्टोन जो होता है वो बनता है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द स्टोन इन योर किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आर द सेम। देखिए वो तापमान जहाँ पर फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और टेम्परेचर का एक और यूनिट होता है, दैट इज केल्विन, ठीक है। केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर आपको याद रखने वाली की इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिकली एक रिलेशन है, C upon 100 is equals to F minus 32 F minus 32 upon 180 and equals to K minus 273, ठीक है, 273 by 100। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको कई बार क्वेश्चंस जो आएंगे टेम्परेचर
को कन्वर्ट करना है, मतलब फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, या इक्वलाइज करना है आपको, या कोई वैल्यू दी गई है, मतलब सेल्सियस में दी गया है फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, या फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो आपको केल्विन में फाइंड करना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन छोटे छोटे कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो देखिए, व्हीट जो है पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो आपको 100% सही है। चाय आसाम में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है, बिल्कुल सही है। कॉफ़ी आपका सबसे ज़्यादा ग्रो होता है कर्नाटक के अंदर, बट साथ में कर्नाटक के साथ में केरला और तमिलनाडु के भी कुछ रीजन के अंदर ये ग्रो किया जाता है, बट मैक्सिमम जो है कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो केरला के कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। सैफरॉन इज प्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत के अंदर जो सैफरॉन है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर प्रोड्यूस होता है, कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है, ना कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, बट यहाँ पर नहीं होता है, ये कश्मीर के अंदर होता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कश्मीर, या फिर कई बार ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और साथ में अगर जो हम बात करें जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केसर है, केसर, देखिए सैफरॉन को केसर कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, केसर। तो केसर जो है सबसे ज़्यादा, या सैफरॉन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? दैट इज़ इन ईरान। ईरान के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंथ हैज़ बीन टेकन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है कई सारे एग्जाम्स के अंदर रिपीटेडली। तो गायत्री मंथ जो है आपका, ये लिया गया है कहाँ से? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर ऋग्वेद के अंदर जो आपका एक सिस्टम है, मतलब VBKVS, ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, VBKVS, मतलब ये हो गया आपका वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण सिस्टम, सॉरी वर्ण सिस्टम के अंदर, सॉरी ये वर्ण बी नहीं, वी नहीं होगा यहाँ पे, BKVS है। ठीक है, तो ये वर्ण सिस्टम के अंदर चार चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और ये शूद्र हो गए। ठीक है, तो ये कम्युनिटीज़ हैं बेसिकली, जो ये सिस्टम है ये आपको इन्हीं ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो ये ऋग्वेद है इसके अंदर बेसिकली कितने हाइम्स है? 128 हाइम, सॉरी 1028 हाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित होता है, ठीक है, जो पढ़ता है, मतलब उनके उच्चारण या उनका जो पूजा पाठ करा कराता है पंडित जो होता है, उसे कहा जाता है होत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऋग्वेद का जो एक उपवेद होता है, मतलब इसका सेकंड पार्ट है, या जो सेकेंडरी या दूसरा ऑप्शन जो है, ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद, ठीक है, ऋग्वेद का, वो क्या होता है? वो होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर मोस्टली जो है गॉड इंद्र के बारे में डिस्कस किया गया है, कि भाई गॉड इंद्र की पावर्स के बारे में, और उनका जो उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सामवेद जो है, यहाँ पर सामवेद को जो पढ़ने वाला पंडित होता है उसे कहते हैं उगात्री। ठीक है, उसे कहा जाता है उगात्री। और जो सामवेद के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं म्यूजिक की। ठीक है, म्यूजिक की बात करते हैं यहाँ पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो भी, उसके अंदर आपको चार चीज़ें मोस्टली देखने को मिलती हैं, मतलब मोस्टली चार नहीं, सॉरी तीन देखने को मिलती हैं। एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अभी हम यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम क्वांटिटी में कार्बन। ठीक है, तो कार्बन देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कार्बन जो है आपका ये इस्तेमाल होता है रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनकी जो एज है या टाइम पीरियड कितना टाइम पुराने हैं, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए इसे आप कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग जो वर्ड आपने यूज़ किया, सुना होगा, तो ये वहाँ पर भी कार्बन की एक 14 कार्बन की एक चेन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और मोरलेस अगर जो हम बात करें यहाँ पर
कि जो कार्बन है वो बॉडी मास मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉडी मास के अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें तो 40% जो बॉडी मास है वो कार्बन कंटेंट का रहता है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक इनको ध्यान है, लिपिड्स जो होते हैं, ठीक है, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। ये पॉलीमर नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? देखिए कई बार पूछा जाए कि कई सारे ऑप्शंस आपको दे दिए गए कि भाई फलाना 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 नायलॉन, टेफ्लॉन, रेयॉन, लिपिड्स, तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिपिड जो है वो पॉलीमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूलियत और पट्टा। ये जो चीज़ थी ये बेसिकली किसने शुरू करी थी? ये शुरू करी थी शेरशाह सूरी ने। सॉरी यहाँ पर ओके, शेरशाह सूरी, सूरी यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने जो ये कबूलियत और पट्टा जो सिस्टम है इसको शुरू किया था। और साथ में हम बात करें तो शेरशाह सूरी का जो एक्चुअल नेम है वो नाम है फरीद खान। ठीक है, फरीद खान जो है इसका एक्चुअल नेम है शेरशाह सूरी का। और जो उसका इसका जो टॉम है बेसिकली, मतलब मकबरा जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये है कहाँ पर? सासाराम, सासाराम बिहार के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेक बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा रीजन। देखिए गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर ये दोनों क्या बनाती हैं? एक डेल्टा बनाती हैं, गोदावरी कृष्णा डेल्टा। कहाँ बनाती हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर ये बनाती हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो आपका लेक देखने को मिलती है वो होती है कुलेरू लेक। कुलेरू लेक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कुलेरू लेक। ठीक है, और गोदावरी जैसे आपको पता है कि दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है ये। ठीक, पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है कौन सी? गोदावरी। और पुलेरू लेक तो यहाँ हो गया। ठीक है, पुलिकेट लेक कहाँ है आपका? पुलिकेट लेक आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर, चिल्का लेक आपको मिलेगी उड़ीसा के अंदर, और लोकटक लेक आपको देखने को मिलेगी दैट इज इन मणिपुर के अंदर, मणिपुर। ठीक है, एक और लेक होती है सिमिलर नेम विद द लोकटक लेक, दैट इज लोनार लेक, और ये आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। ये एक मीटियोरॉटिक लेक है, जो उल्का पिंड गिरा था उसकी वजह से जो लेक बनी है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट विद मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मतलब कौन से जोन का जो फॉरेस्ट है, मतलब किस एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट है आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको ओशनिक प्ले मतलब जो आपके पानी वाले जो एनिमल्स हैं या आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, सारे टाइप के देखने को मिलते हैं। तो जो मैक्सिमम वैरायटी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको दैट इज ऑन द बेसिकली इक्वेटर पर। ठीक है, और इक्वेटर दैट इज इक्वेटोरियल। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इक्वेटोरियल जोन के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और इसे जीरो डिग्री सर्कल भी कहा जाता है, जीरो डिग्री सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, जीरो डिग्री सर्कल या जीरो डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी हम इसे जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट को। मतलब ये ऐसा हो गया ना, देखिए ये आपकी अर्थ है, तो ये वाली जो पार्ट है ना इक्वेटर वाली, तो इक्वेटर के आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगी। बट जैसे कि अगर जो हम बात करें यहाँ पर पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो पोल्स की तरफ में कुछ वेराइटी ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब लिमिटेशंस हो जाती है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपको वेराइटीज़ जो है बहुत सारी देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर? तो इक्वेटोरियल या जीरो डिग्री सर्कल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोनोलॉजी पे लगाना है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर पे आपको इन सभी कॉन्टिनेंट्स को, मतलब ये सारे जितने भी महाद्वीप हैं इन सबको लगाना है आपको। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एशिया, एशिया के बाद आएगा अफ्रीका, एंड देन नॉर्थ अमेरिका, आफ्टर दैट साउथ अमेरिका आपका आएगा। आप साउथ अमेरिका के बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, देन यूरोप की, सॉरी यूरोप। ठीक है, तो ये छः कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो इनमें से देखिए कौन सा वाला मैच बन रहा है, और एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
इन टर्म्स ऑफ एरिया की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये लिखी गई है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और एम विश्वेश्वरैया का जो बर्थ डेट होता है वो होता है 15 सितंबर को, हर साल हम मनाते हैं। और 15 सितंबर को हर साल हम कौन सा डे मनाते हैं? इंजीनियर्स डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो एम एन रॉय हैं, एम एन रॉय ने एक प्लान दिया था जिसे कहते हैं पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान के नाम से जाना जाता है। पीपल्स प्लान से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो कौन है? एम एन रॉय, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो बुक है ये लिखी है किसने? एम विश्वेश्वरैया की ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, ये किसके द्वारा मूव किया गया था? ये मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? दैट इज इन 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1946 13 दिसंबर को ये मूव किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कई लोगों ने कुछ कुछ कहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है, हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर हम बात करें, हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और फिर एक आईडी कार्ड, आईडी कार्ड के नाम से भी इसे कहा है, किसने कहा है? उनका नाम है पालकी वाला, ठीक है, एन के पालकी वाला जो है, पालकी वाला, इन्होंने कहा था आईडी कार्ड है ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है इसके द्वारा ठाकुरदास भार्गव। और बी आर अम्बेडकर ने भी इसको एक दो बार जो है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपको देखने को मिलेगी। तो अगर जो हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, देखिए न्यूक्लियर फोर्स होती है सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और उसके बाद होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर फोर्स आपको यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है बेसिकली उसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू जी, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 मास ऑफ द टू बॉडीज अपॉन द रेडियस का स्क्वायर, जो इन दोनों के बीच का, मतलब देखिए दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है, इसका मास m1, इसका मास m2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो r है, ठीक है। उसका आप रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं अपॉन में, और साथ में क्या लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपका फोर्स निकाल का एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मनी बिल। देखिए मनी बिल से संबंधित कौन सा वो आर्टिकल है ये पूछा गया है। तो वो आर्टिकल है आपका 110। नींद में भी आपको पता होना चाहिए कि 110 नंबर आर्टिकल किससे संबंधित है? मनी बिल से। और मनी बिल कब कहलाता है? ये तब कहलाता है जब उस पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अपना क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं, ठीक है। और जो मनी बिल है वो आता है रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। ये सिर्फ यहाँ पर लोकसभा के अंदर ये इकलौता बिल है जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बाकी जितने भी बिल हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में ही, मतलब किसी में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सट्रीम पावर जो होती है वो लोकसभा के पास देखने को मिलती है, ठीक है। और स्पीकर जो है इस पर साइन करके भेजते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब साइन कर दिया उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उसको, बेसिकली इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर या उनके जो सेकेंडरी हैं, मतलब जो होता है ना स्टेट फाइनेंस कमीशन, सॉरी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जो अनुराग ठाकुर हैं, तो वो जैसे आज की डेट में जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर, तो वो भी इसको बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 14 दिन लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल कहा जाता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में इसको 14 दिन के अंदर अगर जो पास नहीं किया राज्यसभा ने, तो ये माना जाता है कि ऑटोमेटिकली पास्ड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर। फिर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 130 की। तो आर्टिकल 130 जो है वो सीट्स ऑफ लोकसभा, मतलब जो 33 सीट्स प्लस 1 जो सीट्स का फॉर्मूला है, मतलब कितनी सीट्स होंगी आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की, उसकी जो बात है वो यहाँ पर कही गई है 130 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत। देखिए
जो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट बना था, जब बहुत पहले बना था, तो उसमें कितने लोग थे भाई, 3 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस थे। तो उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड्स बढ़ी, केसेस बढ़े, तो उस हिसाब से जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स का जो इंक्रीमेंट है वो धीरे धीरे देखने को मिलता है। आर्टिकल 120 जो है ये आपका लैंग्वेजेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी कामकाज की, उसके बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 100 जो है वो वोटिंग राइट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो वोट्स होते हैं, मतलब बिल्स के लिए जो वोट्स किए जाते हैं एमपीज के द्वारा, उसके बारे में मेंशन किया गया है किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 100 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 110, इसके अंदर मेंशन है आपका मनी बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। देखिए पेनिसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने बात कर ली थी, ये है कौन सी, गोदावरी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1465 किलोमीटर के आसपास की आपको देखने को मिलती है। देखिए भारत की अगर जो हम बात करें इन टोटल, तो भारत की सबसे बड़ी रिवर जो है, जो भारत में बहती है, ठीक है, वैसे तो आप ब्रह्मपुत्रा को ले सकते हैं, बट भारत के अंदर ब्रह्मपुत्रा की पूरी लेंथ नहीं है, तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी लेंथ है गंगा की, जो है 2525 किलोमीटर की। ठीक है, और फिर ये गोदावरी है आपकी, और गोदावरी आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आपकी त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। नर्मदा, नर्मदा आपकी अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ये आपकी विंध्यास, विंध्या और सतपुड़ा के बीच से बहती हुए निकलती है, और आपकी एमपी के अंदर धुआंधार फॉल और जॉग फॉल, धुआंधार फॉल और मार्बल फॉल आपकी बनाती है। एंड जो है ये आपका जो नर्मदा रिवर है, ये बेसिकली पूरे भारत को, मतलब टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स के अंदर, उत्तर और दक्षिण भारत में एक तरीके से पूरा डिवाइड करने का भी काम करती है। और ये कहाँ पर गिरती है, अरेबियन सी के अंदर गिरती है, और वहाँ क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज बनाने वाली 4 नदियाँ हैं, एक है आपकी नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती। तो ये 4 नदियाँ हैं जो कि एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज वो बनाती हैं जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं, ना कि बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस नदी पर आपको सरदार सरोवर डैम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज। देखिए हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, दिल्ली सल्तनत जब खत्म हुई उसके बाद आती है मुगल सल्तनत की बारी। तो मुगल सल्तनत में सबसे पहला जो एम्परर था वो था बाबर। ठीक है, बाबर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाबर ने एक पानीपत, देखिए अभी बाबर की, और जब जो आपकी दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे, मतलब रूलर्स थे, ठीक है, उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसे कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, फर्स्ट लड़ाई। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, जो कि 1526 के अंदर हुई थी। ये हुई थी बाबर, बाबर और इब्राहिम, इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोधी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, बाबर के ऊपर जो है एक बुक लिखी गई है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसे कहा जाता है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है, बाबर की है। ठीक है, और बाबर का जो जब इसकी मौत होती है, तो बाबर का जो बेसिकली दफनाने का जो काम है वो पहले तो आगरा में किया गया था। ठीक है, सिकंदरा आगरा में किया गया था, पहले तो आगरा में किया गया था, फिर बाद में उसको वहाँ से हटाकर काबुल, ठीक है, जो अफगानिस्तान का इलाका है, अफगानिस्तान की कैपिटल है आज की डेट में, वहाँ पर उसका जो कब्र है या उसके जो अवशेष हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला जो मुगल एम्परर था वो था बाबर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया था, डायनामाइट को इन्वेंट किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर जो है नोबेल प्राइजेस, आपने नाम वर्ड सुना होगा कि नोबेल प्राइज़ मिला है फलाना व्यक्ति को इस फील्ड के अंदर या फलाना व्यक्ति को उस फील्ड के अंदर। तो ये वही व्यक्ति हैं अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ जो है टोटली 6 फील्ड के अंदर, 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, जिसमें से 5 कैटेगरीज जो हैं, मतलब 5 कैटेगरीज की हम बात करें, लिटरेचर, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन। ठीक है, ये 5 जो कैटेगरीज हैं, इसके लिए जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम के अंदर दिया जाता है ये 5 कैटेगरीज के अंदर। जो छठी कैटेगरी है, एक वाली जो बच गई, दैट इज पीस, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो मिलता है ओस्लो के अंदर। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे के अंदर है, नॉर्वे। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे के अंदर मिलता है। ठीक है, ये है और
ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर एक नाम है दैट इज जेबे डनलॉप। ठीक है, डनलॉप आपने ये वर्ड सुना होगा, ये एक्चुअली एक टायर कंपनी है जो बाइक्स और कारों की टायर्स बनाती हैं। ठीक है, तो ये वही वाला नाम है एक तरीके से। जेबी डनलप ने न्यूमेटिक टायर्स की डिस्कवरी की थी, न्यूमेटिक टायर्स की डिस्कवरी की थी जेबी डनलप ने। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? एशिया के अंदर। ठीक है, एशिया, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए, इसको और स्पेसिफिक समझना है तो आपको देखिए, जो भारत का ये उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, फिर यहाँ पर क्या है आपका ये चाइना वाला इलाका, चाइना के ऊपर क्या है? मंगोलिया है। ठीक है, तो गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिलता है चाइना और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, चाइना और मंगोलिया, दिस इज चाइना, दिस इज मंगोलिया, दिस इज इंडिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोबी डेजर्ट। ठीक है, अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका के अंदर एक बड़ा डेजर्ट है जिसे कहते हैं सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और सहारा डेजर्ट हो गया, साथ में यूरोप के अंदर आपका जो एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसे कहते हैं टेबर टेबरनस। ठीक है, टेबरनस डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, और ग्रेट सैंड आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और चीज़ है, जो पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया का, देखिए जो भारत है, देखिए ये आपका भारत वाला इलाका हो गया, श्रीलंका है यहाँ पर, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी छोर होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग, एंड द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द केपलर द पाथ ऑफ प्लैनेट रिवॉल्यूशनरी अराउंड द सन इज। तो सन की तरफ चारों तरफ घूमने वाला जो पाथ है उसे कहा जाता है केपलर के अकॉर्डिंग, दैट इज द इलिप्टिकल पाथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये सन है, दिस इज द सन। अर्थ जो है, अर्थ या कोई भी प्लैनेट, वो इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में उसके चारों तरफ घूमती है। ठीक है, ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू केपलर्स थ्योरी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी जो लैंग्वेज है वो इंडियन शेड्यूल के 8वें, मतलब भारत के अंदर जो 8वां शेड्यूल है उसके अंदर मेंशन नहीं है। शेड्यूल 8 जो है आपका लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। भारत के अंदर कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर संस्कृत है, सिंधी है, नेपाली है, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इंग्लिश जो है हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट या फिर कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू द हिंदुइज्म, ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? ये स्टार्ट हुआ था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, श्रद्धानंद के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा ये जो मूवमेंट था, जो नॉन मुस्लिम्स हैं आइदर फॉर द एनी कम्युनिटी, उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवाना है, तो ये उसके लिए एक मूवमेंट था, शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो का जो एक्चुअल नेम है, ओरिजिनल नेम, ये था नरेंद्र दास दत्त, नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र दत्त के नाम से एक्चुअली जो इनका एक्चुअल नेम था। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है 12 जनवरी को, जिसको हम नेशनल यूथ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद को बेसिकली जो स्वामी का जो टाइटल है ये दिया गया था अजीत पाल खत्री के द्वारा। अजीत पाल खत्री के द्वारा ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी श्रद्धानंद। महात्मा गांधी को जानते ही हैं सभी लोग। तो महात्मा गांधी 9 अक्टूबर को वापस आए थे भारत अफ्रीका से, तो उस दिन हम क्या मनाते हैं? NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इनकी जो जयंती होती है कब होती है? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। 31 ऑफ मार्च, नहीं सॉरी, या जस्ट अ मिनट, चलिए छोड़िए उसे। फिर हम बात कर ये हो गया हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर हम बात इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।